हम लोग आज सीखेंगे फंक्शन। तो जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिए, ये फंक्शन है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर x का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो y कितना हो जा रहा है 5, और x का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो y हो जा रहा है 3। x का वैल्यू अगर हम लोग -1 ले रहे हैं तो y हो जा रहा है तुम्हारा 1। तो इसी तरह से हम लोग चेक करते जा रहे हैं। और भी कुछ चेक कर सकते हो, जैसे x का वैल्यू अगर तुम -3 भी लेते हो तो y क्या हो रहा है -3 हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y मेरा डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एक सेट बना लें इसको, ठीक है, ये x का मान लेते हैं और ये y का। तो यहाँ पे अगर हम लोग -3 दिए, 1 दिए, 0 दिए, ठीक है, तो इसका एसोसिएटेड जो बनेगा, इसका जो इमेज बन रहा है वो -3 आ रहा है, फिर 1 पे 5 हो रहा है, 0 पे 3 आ रहा है। तो यही तो फंक्शन कहता है कि x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जो भी एलिमेंट है सबका सिंगल इमेज बनना चाहिए इस पे। ठीक है, उसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। तो अगर एक सेट लिए, जैसे अगर मान लो 1 लिए, 0 लिए, 2 लिए, 3, 4, 5, 6, तो ये फंक्शन है। देखो, हाँ, ये फंक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 1 लिए हैं तो इस पर वैल्यू मेरा 3 दे रहा है, सिंगल ही दिया। x का वैल्यू अगर 0 लिए तो इस पर जो वैल्यू y दिया वो भी सिंगल दिया। x का वैल्यू अगर 2 लिए तो इस पर जो वैल्यू दिया वो भी सिंगल ही दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, और साथ ही क्या है, यूनिक है। ये यूनिक है, मतलब 1 का कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x² प्लस y² इक्वल टू 25। ठीक है, जैसे इस केस में अगर इफ x का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो y जो है यहाँ पे क्या दे रहा है, बताओ बताओ। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर x का वैल्यू 0 लियो तो 4 ही दे रहा है, x का वैल्यू 1 लियो तो 5 ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं तो यहाँ एक -5 है और एक 5 है, इसका 2 इमेज बन जा रहा है। यही फंक्शंस नहीं कहता है इसी चीज़ को। यहीं पे फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसको क्या बोला जाएगा, हम लोग रिलेशन बोलेंगे इसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन के लिए बेसिकली कि x अगर डिफरेंट है तो y भी डिफरेंट होना चाहिए, या x का कोई यूनिक वैल्यू ले रहे हो तो y भी यूनिक होना चाहिए। जैसे x का कोई यूनिक वैल्यू लिया तो y यूनिक दिया, बिल्कुल नहीं दिया। क्योंकि यूनिक मतलब जैसे सिर्फ -5 देता तो यूनिक कहलाता, 5 देता तो यूनिक कहलाता। तो इस पर तो 2 वैल्यू दे दिया, तो यही तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकल कंसेप्ट में भी देख सकते हैं। जैसे देखो, कोई भी, जैसे देखो ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू 25। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये इसका ग्राफ है। तो देखो, इस पॉइंट पर अगर लेते हो तो इस पॉइंट पर वैल्यू क्या क्या देता है, देखो। तो अगर तुम x का वैल्यू 1 ले रहे हो तो 1 प्लस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो y² का वैल्यू 24, तो y इक्वल टू हो जाएगा ±2√6। ठीक है, तो मतलब कैसे कैसे दे सकता है, देखो यहाँ पे तुमको दिया
यहाँ पे दिया 2√6 और यहाँ पे दिया तेरा -2√6। अगर इसी को सेट थ्योरी से देखेंगे अगर, तो एक्स का वैल्यू अगर 1 लिए तो ये हो गया 2√6 और एक हो गया -2, तो इसका 2 इमेज बन गया ना, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चेक fx इन ग्राफ draw a line parallel to y-axis if cuts only one point, it is फंक्शन। इसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे सर्कल है इस तरह से, तो इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस कहीं पे भी खींचते हो तो ये कितने जगह कट करता है? 2 जगह। जैसे कहीं पे भी खींच के कट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कट किया तो ये कितने जगह कट किया तुम्हारा? एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ये फंक्शन है, इसको भी पैरेलल टू एक्सिस कहीं पे भी कट करें, कितने जगह कट किया है? 2 जगह, ये भी फंक्शन नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्म है ये किसका फॉर्म है? y² = x का। लेकिन इसको अगर इस तरह से लिख दो √x, ठीक है, इसमें अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शंस नहीं है और यहाँ पर ये फंक्शन हो जाता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे तुम 4 लेते हो, अगर जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 लेते हो, ठीक है, तो इस केस में जो y दे रहा है वो क्या दे सकता है? +-2। और यहाँ पे y का वैल्यू हो गया तेरा √4। तो ये जो तुम्हारा है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। इसका तो ग्राफ जान लिया इस तरह से होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ है कैसा होगा? इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, ठीक है। कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइन ले लो, y = 2x + 3, कैसा होगा लाइन ये? x = 0 पर y3, y = 0 पे तुम्हारा कुछ माइनस आ जाएगा, इस तरह से होगा। कहीं भी तुम कट कराओगे, कितने जगह कट कर रहा है? एक ही जगह, तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग इसी पे आगे कि जैसे कि मान लो कि x का वैल्यू a b c लिए, तो ये 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, तो बताओ ये फंक्शन है? ये फंक्शन है? क्या जवाब हो सकता है इसका? जो आंसर होगा ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वह नहीं है, लेकिन बट अगर x का वैल्यू हम लोग c नहीं लेंगे तब ये देन fx इज डिफाइंड। मतलब ये फंक्शन है बट c पर डिफाइंड नहीं है। फंक्शन तो है ही बट c पे डिफाइंड नहीं है। एग्जांपल ले सकते हो इसका, जैसे y = मान लो 1/x लिया, तो अगर देख रहे हो कि x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y तुम्हारा क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। लेकिन x को छोड़ के कुछ भी लोगे ये डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो फंक्शन है ना, ऐसा थोड़ी कि बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है बट 0 पे क्या है?
अनडिफाइंड। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है ये। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे देखो, अगर कोई फंक्शन मेरा, इसको a मान लेते हैं, इसको b, अगर फंक्शन a टू b है मेरा, ठीक है, तो इस a को बोला जाता है डोमेन और इसको बोला जाता है कोडोमेन। तो इसमें एक नया वर्ड क्या आ गया, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट इज, एक सेट बोल सकते हो, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब डोमेन में वैसा वैसा ही नंबर आएगा, डोमेन में वैसा वैसा ही नंबर आएगा जिस पर फंक्शन डिफाइंड होगा। जैसे इसका जो डोमेन है क्या हो सकता है, जैसे देखो, ए पर 1 दिया, बी पर 1 दिया, मतलब ए पे यूनिक है, बी पे भी यूनिक है, सी पे क्या है 2 है, तो सब पर सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है। देखो ए का इमेज 1 है, बी का भी इमेज 1 है, सी का इमेज भी सिंगल ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन हुआ ए बी ए सी हुआ डोमेन। और कोडोमेन क्या होता है, जो देख रहे हो, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मेरे कोडोमेन है। ठीक है, अब आ रहा है तुम्हारा रेंज। तो रेंज का मतलब होता है कि जिसका जिसका प्री इमेज बना है। जैसे 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज, 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज बी है, सी का प्री इमेज है नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेंज हो गया 1 2। फिर से सुन लो, जिसका जिसका प्री इमेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कि इमेज ऑफ ए मेरा 1 है, इमेज ऑफ बी भी तुम्हारा 1 है, इमेज ऑफ सी भी तुम्हारा क्या है 2 है। लेकिन अगर बोला जाए प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो गया, प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो गया मेरा ए, ठीक है, और क्या हो गया बी। मतलब प्री इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इमेज जो है हमेशा यूनिक ही होना चाहिए, यूनिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो गया मेरा ए बी, ठीक है, प्री इमेज ऑफ 2 मेरा क्या हो गया बी, लेकिन प्री इमेज ऑफ 3 मेरा क्या हो गया नन। ये तो हुआ ही नहीं। तो जिसका जिसका प्री इमेज बनता है उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो हम लोग इस तरह से बोल दिए रेंज है। ठीक है, आगे हम लोग सीखते हैं मैपिंग। आगे हम लोग सीखेंगे मैपिंग। ठीक है, तो पहला मैपिंग में सीखेंगे हम लोग 1 1। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन ए टू बी है और उसको हम लोग एसोसिएट कर रहे एलिमेंट्स के थ्रू, जैसे ए बी सी 1 2 3। ठीक है, एक 4 भी ले लेते हैं इसको। तो हम लोग बनाना है ये 1 1 है या नहीं। तो इसके हम लोग अगर ये इसको 1 1 बना रहे तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि सेट ए में ईच एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, डिफरेंट। जैसे ए का अगर 1 बन गया, ठीक है, तो बी का अब 1 नहीं बन सकता, सी का 1 नहीं बन सकता। फिर से सुनो, 1 1 फंक्शंस का मतलब होता है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है सभी का
सभी का सिंगल सिंगल इमेज बनना चाहिए, वो भी डिफरेंट। अगर ए का अगर 1 बना लिया तो बी का 1 नहीं बन सकता है, सी का 1 नहीं बन सकता है। बी का अगर 2 बन गया तो बी का, ठीक है, बी का अगर 2 बन गया तो फिर सी का नहीं, सी का 2 नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 1 है। फिर से सुन लो कि अगर ए का इमेज 1 बन गया है तो बी का 1 नहीं बन सकता है, अब सी का भी 1 नहीं बन सकता है। और बी का इमेज अगर 2 बन गया तो ए का इमेज अब 2 नहीं बन सकता है और सी का इमेज 2 नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर अगर मान लो कि इसी को एसोसिएट किए हो तो अगर मान लो सी का भी 2 बना देते हो तो क्या हो रहा है कि इसका जो प्री इमेज है डबल बन गया। तो यही तो नहीं बोलता है, इधर से भी 1 होना चाहिए और इधर से भी 1 होना चाहिए। मतलब जितना भी एलिमेंट्स तुम देख रहे हो सभी का सिंगल सिंगल इमेज बनना चाहिए। इधर से भी देख सकते हो कि जिसका भी प्री इमेज बन रहा है वो इसमें सिंगल बने। जैसे ए का इमेज अगर 1 है तो 1 का प्री इमेज भी सिंगल बनना चाहिए। बी का इमेज 2 है तो 2 का भी प्री इमेज सिंगल बनना चाहिए। सी का इमेज 3 है तो 3 का भी प्री इमेज सिंगल बनना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं ले सकते, जैसे ए बी सी लिए और यहाँ लिए 1 2 3 4, जैसे ये नहीं लिए। देखो जैसे ए का इमेज इसमें 1 बन रहा है, जिसमें ए का इमेज 1 बन रहा है तो बी का इमेज भी 1 बन रहा है। तो ये तो डिफरेंट नहीं हुआ ना, ये तो डिफरेंट नहीं हुआ। इमेज सबका सिंगल बन रहा है बट प्री इमेज इसका क्या हो गया, डबल बन गया। इसका जो प्री इमेज है वो डबल बन गया। तो हम लोग इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा 1 1। फिर से समझना है, समझ सकते हो कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं सभी का सिंगल इमेज बनना चाहिए और साथ ही जो भी घर है उसका भी सिंगल प्री इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे देखो ए का प्री इमेज, ए का इमेज 1 है, बी का भी इमेज 1 है, ये सही है फंक्शन के लिए। बट 1 का जो प्री इमेज है डबल बन गया, यही तो नहीं कहता है 1 1। ठीक है, इसको हम लोग 1 1 फंक्शंस बोलेंगे। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज सीखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले एक सवाल उठता है यहाँ से, देखो कि जैसे कि मान लो ए बी सी लिए और यहाँ ले रहे हैं हम लोग 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इफ ए का वैल्यू 1 लेते हैं, इसको एसोसिएट किए, तो 1 1 बनने के लिए बी का के पास कितने ऑप्शन हो जा रहे हैं, 2 2 और नहीं तो 3। ए का इमेज 1 बना है तो बी का इमेज बनने के लिए क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो इसमें से बी को सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, 2 वेज। ये तुम्हारा हो गया 1 वेज। तो सी का एक ही वेज बचेगा। तो अगर हम यहाँ से एक फिगर बना लें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ए को वैल्यू तुम फिक्स किया कि यहाँ 1 है तो बी का ऑप्शन कितना हो सकता है, बी को इमेज बनाने का ऑप्शन कितना हो सकता है, या तो 2 में जा सकता है या 3 में। इसका 2 वेज हो गया, इसका 1 वेज हो गया। इनटू करेगा अगर तो कितना हो गया, 2 तरीका। ठीक है, चलिए इफ अगर बी का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, क्या लेना चाहते हो, 1 लेते हो अगर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, या एक काम करो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 ही लेके देखो। ए का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर बी के पास कितना ऑप्शन बचता है, 1 नहीं तो 3। तो इसका कितना हो गया, 2 तरीका। और सी के लिए तो एक ही ऑप्शन बचेगा फिर, क्योंकि इसमें कोई आ गया एक, इसमें भी कोई एक आ गया तो एक ही बचेगा ना। तो इसके लिए भी तरीका कितना हो गया तेरा,
2 वेज। और अगर तुम ए का वैल्यू तुम 3 लेते हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यह अगर 3 ले लिया तो फिर इसके पास कितना ऑप्शन बच गया, तो इसके पास एक ही बचेगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, एक ही वेज से होगा। इसमें या तो हम क्या भर सकते हैं 1 नहीं तो 2, इसमें या तो 1 भर सकते हैं या नहीं तो 2। भरेंगे कोई एक, भरेंगे कोई एक, लेकिन इसको भरने का तरीका 2 है। ठीक है, और इसको भरने का तरीका क्या है, कोई एक। तो इसका टोटल कितना हो गया 2 वेज। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया बताओ, 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6। मतलब देखो क्या हो गया कि अगर ए बी सी है और इसमें 1 2 3 है, मतलब ए में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो अगर दोनों में मेरा इक्वल है, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो है मेरा वो क्या बन जाएगा, बस क्या करेंगे इसके एलिमेंट को काउंट करेंगे। ठीक है, तो बी में जितने फैक्टर थे मतलब क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब टोटल कितना हो गया 6। इतना नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सब सारा समझाने के लिए लिखे हैं टोटल। बट कंपटीशन में इसी को यूज करेंगे कि अगर दोनों में एलिमेंट्स मेरा अगर सेम है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप फैक्टोरियल से सजा दीजिए, ये हो फैक्टोरियल 3। अब केस दूसरा आता है कि मान लो ए बी सी है और इसमें मान लो 1 2 ले लेते हो जस्ट। तो इसमें अगर कोई पूछे फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये क्या हो सकता है इसमें फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो हम लोग सीधा इसका आंसर सबसे पहले क्या बोल देंगे कि 0 कभी नहीं हो सकते। क्यों, देख सकते हो कि ए का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो बी का वैल्यू क्या होगा बताओ, इसमें से ए का वैल्यू अगर 1 लिया तो बी का वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है, या 1 भी ले सकते हो, लेकिन जैसे तुम बी का वैल्यू 1 लेगा तो इसका तो फिर 2 प्री इमेज बनाने लगेगा ना। यहाँ देखो ए का जब वैल्यू तुम 1 लिया तो बी के पास ऑप्शन बचता है या तो 1 नहीं तो 2। तो लेकिन अगर बी का भी तुम 1 बना देगा तो ये तो मेनी 1 हो जा रहा है, तो हमको तो पता करना है 1 1, तो इसीलिए बी का हम लोग 1 नहीं लेंगे। ठीक है, बी का हम लोग 1 नहीं लेंगे, तो इसके पास एक 1 बच गया, बी का 2 रहा। बात अब सी कहाँ जाएगा, तो सी को तो किसी न किसी के साथ एसोसिएट करना होगा, या तो सी को 2 दे देंगे या तो 1 दे देंगे। ये मस्ट है, ये मस्ट हो गया, इसीलिए मस्ट हो गया, नहीं तो सी पे फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर सी का इमेज ही नहीं बने, सी का किसी के साथ इमेज ही नहीं बने तो हम लोग क्या बोल देंगे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो तुम ही सोचो ए का वैल्यू अगर 1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू 2 1 लिया, तो देख लो यहाँ से ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, सी का वैल्यू क्या किया, या तो 2 कर रहा है इस तरह से। तो एनी हाउ तुमको क्या दिख रहा है कि जिस एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिसका प्री इमेज क्या बन रहा है, डबल बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 0। ये हमेशा बनाएगा, है ना, यहाँ पे हमेशा बनाएगा तुमको मेनी 1 फंक्शन, ये तुमको हमेशा क्या बनाएगा मेनी 1 फंक्शन। ठीक है,
तो किसी को कन्फ्यूजन है कि मेन्यू वन होता क्या है, मेन्यू वन होता क्या है, तो उसको समझ सकते हो। मेन्यू वन के लिए क्या करते हैं, जैसे ए बी सी लिए, 1 2 3 लिए, तो सिर्फ यही देखना है कि सेट बी में जो भी एलिमेंट दिखते हो, ठीक है, जो भी दिख रहा है कम से कम एक प्री इमेज तो बनना ही, एक से ज़्यादा प्री इमेज तो बनना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट का। जैसे 1 का क्या हुआ, एक से ज़्यादा प्री इमेज बना दिया है, ठीक है, अगर है तो मेन्यू वन है। और अगर सबका सिंगल सिंगल बन रहा है तो ये 1 1 है। कभी भी तुम्हारा एक से ज़्यादा बना दिया, ठीक है, तो ये मेन्यू वन हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक थ्योरी क्या पढ़े कि क्या पढ़े बताओ, कि अगर सेट ए लिए और सेट बी लिए, तो अगर हम लोग बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेस देन इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इस केस में नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, ये हो सकता है, ठीक है, याद रखना। जैसे कि मान लो इसमें ये लेते, इसमें ये ऐसे मान लो 2 ईगो लेते हैं, तो इसका एलिमेंट तेरा क्या हो गया, कम हो गया, तो कभी भी इसमें 1 1 फंक्शंस नहीं बन सकते। जब भी बनेंगे तो ये केस किसका हो जाएगा, मेन्यू वन का, ठीक है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लेते हैं कि F(A2) मेरा कोई B है और A में मेरा A है, B है, C है, ये D है, और इसमें ले लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, और एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा देते हैं, ये 5, ठीक है। अब हमको पता करना है यहाँ से पता करना है हमको, फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, यहाँ से पता करना है हमको, फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक खास बात क्या नज़र आ रहा है, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो क्या हो जा रहा है, लेस देन यहाँ पे लिखते हैं, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेस देन क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो जा रहा है, बी। तो इसमें तो बी का एलिमेंट्स ज़्यादा है ना, तो इसमें पॉसिबल है 1 1 फंक्शन बन सकता है। तो 1 1 फंक्शन सिर्फ कहाँ नहीं बनता है, जब इससे इसका एलिमेंट कम हो, यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसका बढ़ा दें तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पता करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग 5 में से 4 का क्या किए, सिलेक्शन कर लिए। जैसे हम 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लिए, तो 4 एलिमेंट कोई भी आ सकता है, 4 एलिमेंट यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, देखो जैसे तुम मान लो ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया, टी ले लिया।
ए बी सी डी। अब देखो, अब तुम इसमें से तुम बोले हो कि हम सर कोई भी 4 लिए हैं, तो कोई भी 4 ले सकते हो। जैसे हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें से अगर हमको बताएं कि ए का अगर वैल्यू 2 ले लेते हैं, ए का वैल्यू अगर 2 ले लिए, ठीक है, तो बी, ये तो कोई एक तरीका होगा, वन वे। तो अगर मेरे पास बी का पूछा जाए ऑप्शन कितना हो जाएगा 1 1 बनने के लिए, तो 2 को छोड़ के कितना हो जाएगा 3 वेज। 3 वेज मतलब 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो आएगा कोई एक, इसमें आएगा कोई एक, तो एक एलिमेंट यहाँ ख़त्म हो गया, एक एलिमेंट यहाँ ख़त्म हो गया, तो सी के पास कितना ऑप्शन बच गया 2। तो इसमें से कोई भी एक मान लो चला आया होगा तो कोई बचा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 4 चला गया, 4 इसमें चला गया, तो क्या क्या बचा होगा, या तो 3 बचा होगा या तो 5 बचा होगा। तो इसमें से भी कोई एक चला जाएगा, तो इसमें से कोई भी एक चला गया, मान लो 3 चला गया, तो डी के पास कितना ऑप्शन बचता है ओनली 1। क्या हो सकता है वो 5 बच सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक ABCD का घर बना ले, बॉक्स बना ले ABCD, तो इसका जो ऑप्शन तो तुम बोला एक वे है, इनटू बी का कितना हो जाएगा 3, सी का कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया 6 वेज। ठीक है, ये हो गया तेरा 6 वेज। तो मतलब अगर थोड़ा देर के लिए सोचो कि ए का वैल्यू 2 एसोसिएट किया तो इसके टोटल 6 केस बन सकते हैं। उसी तरह ए का वैल्यू अगर तुम 3 लेगा तो भी 6 केस बनेगा, ए का वैल्यू अगर 4 होगा तो भी 6 केस बन सकता है, ए का वैल्यू अगर 5 सोचेगा तो भी 6 तरीका से हो सकता है। तो इतने सारे केसेस में तुम्हारा 1 1 पॉसिबल है। तो टोटल तुम्हारा कितना बन सकता है 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 6 मतलब 24। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 5 में से कोई 4 लिया था। ठीक है, तो 4 लिया तो कोई आ सकता है। अब इसके जगह पे तो ये भी आ सकता है ना, कोई 1 2 3 4 भी आ सकता है, 1 2 3 4, फिर उसका कितना केस बनेगा 24। तो हर बार जब भी यहाँ पर आएगा मतलब इसका जो हमेशा क्या यहाँ करना पड़ेगा अरेंजमेंट। यही हो गया इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5C4 मतलब 5C1 के इक्वल हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5C1 तो तुम्हारा 5 ही होता है, फैक्टोरियल 4 25 मतलब 120। इसमें ये बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, याद रखना इसको, कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। इसमें फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का ये टेक्निक हुआ तुम्हारा। एक एग्जांपल और ले सकते हो कि जैसे कि मान लो कि f a to b है मान लो, इसमें से मान लो ले रहा है तुम कितना a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, d ले लिया, इसमें ले लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग सीधा आंसर क्या बोलेंगे कि सर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4 और इसमें कितने हैं 6। तो सबसे पहले हम लोग इस 6 में से कोई 4 चुनेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 6C हो गया 4, और जैसे तुम्हारा 4 आएगा तो उसको फैक्टोरियल 4 से क्या करना अरेंज कर लेना। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए क्या क्या हो सकता है। यही हो गया तेरा आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसी में पूछा जाए। तो हम लोग तो पढ़े हैं
क्या पढ़े हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मस्ट बी 1 1। ठीक है, मस्ट बी 1 1 होते हैं, मस्ट 1 1। ठीक है, तो अब रहा बात कि क्या इसका आंसर यही हो जाना चाहिए 64 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका भी आंसर ये होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता है कि ये तुम्हारा यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे होता 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये गलत इसलिए आ रहा है कि ये तो टोटल केस है तेरा 1 1 का, ये 1 1, ये तो इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो 1 1 होते हैं, तो ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि 1 1 मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा 1 1 होते हैं, ना कि 1 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों ये गलत हो रहा है उसको समझ लो, कि जैसे इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है कि अगर x का वैल्यू a लिए हैं तो इस पर वैल्यू 1 दे रहा है, तो b अगर लेंगे तो अब 1 तो ये नहीं देगा, ये क्या दे सकता है, या 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, या 4 दे सकता है, या 5 ऐसे कुछ देगा। c अगर इसमें से 1 2 आ गया होगा तो c अब ना ही 1 देगा ना ही 2 देगा, क्या क्या दे सकता है 3 4 5। तो इसमें तो कंडीशन अप्लाई है ना, इसमें तो कंडीशन अप्लाई है कि नहीं इंक्रीज होंगे, ए अगर 1 है तो बी 2 होना चाहिए, सी तुम्हारा 3 होना चाहिए, डी तुम्हारा 4 होना चाहिए, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। तो फाइनली एक 1 परम्यूटेशन 1 अरेंजमेंट ही इसका हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 64 इंटू कोई एक 1। ठीक है, तो 64 तुम्हारा कितना होता है, 62 के बराबर, और 62 हमारा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये सब सारा थ्योरी स्कूल लेवल नहीं है, ये सब क्वेश्चन स्कूल में नहीं आते, ये सब जब भी आएंगे तुम्हारे कंपटीशन में आते हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, स्कूल के लिए नहीं, स्कूल के लिए वीडियो में बनाऊंगा। देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑन टू फंक्शन, देखो सबसे पहले ऑन टू फंक्शन कहते हैं किसको समझ लो। अगर बेसिकली देखा जाए, ठीक है, हम तो यही बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज समझो कि इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सिंपल सा, सभी का प्री इमेज बनना चाहिए, यही जान लो इसमें से। बाकी ये तो एसोसिएट होता होगा ही सबसे, इसको भी ध्यान में देना है कि फंक्शन भी डिफाइंड हो। फंक्शन डिफाइंड बोले तो सभी का सिंगल सिंगल क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, सिंगल सिंगल। ठीक है, और साथ ही इसका कोई एलिमेंट छूटे नहीं। जैसे देखो अगर इसको हमको बनाना है ऑन टू, तो सभी का प्री इमेज बनाना चाहिए। तो जैसे अगर हम डाल देगा ऐसे करके, देखो तो ये कभी ऑन टू बन सकता है, देखो कभी नहीं बन सकता ऑन टू। कैसे बनेगा, क्योंकि इसका एलिमेंट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये तो तुम्हारा पक्का ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया इन टू। ठीक है, ऑन टू को लोग क्या पढ़ सकता है, सरजेक्टिव भी बोलता है लोग, सरजेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं।
तो इनटू क्या हो जाएगा मेरा, नॉट सर्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग जब भी ऑन टू फंक्शन सीखेंगे तो इस कंडीशन पे जरूर ध्यान देंगे कि ए का जो एलिमेंट है वो हमेशा या तो इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखो ए बी सी डी, या तो 1 2 ऐसे कुछ बना लो, या 3 बना लो, या 4 बना लो। एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इस केस में, ठीक है। तो इसका ऐसा भी केस हो सकता है, देखो ए बी सी डी 1 2 3 4, ये तो सब एसोसिएट हो गया, फिर ये छूट जाएगा नहीं, तो ये इसको हटा देते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, जब दोनों का एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, ठीक है, दोनों का एलिमेंट सेम हो जाए, तो कभी भी ये मेनी वन ऑन टू बन सकता है, कभी भी। ये बात करो, ध्यान दो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे ये कंप्लीट दिखता है, ये कंप्लीट दिख रहा है मेरा 1 1 ऑन टू, ठीक है, क्योंकि देखो सबका सिंगल सिंगल प्री इमेज भी बना है और सभी का बना है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें छूट गया है कि जिसका प्री इमेज नहीं बने, इसीलिए इसको 1 1 ऑन टू बोल रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, तो इस फंक्शन से मेनी वन बन सकता है कभी? मेनी वन ऑन टू कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता इससे मेनी वन ऑन टू, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो मेनी वन ऑन टू बनाने के लिए क्या करना होगा, कोई भी अगर एसोसिएट करोगे तो फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये तो फिर ये छूट जाएगा तेरा। ये हमेशा जब भी बनेगा मेनी वन इन टू बन सकता है, लेकिन ऑन टू नहीं बन सकता है, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग अभी सीखेंगे क्या क्वेश्चन से, वैसे भी एक चीज़ और पहले सिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो कोडोमेन कितना आया है तेरा 1 2 3 4, और रेंज तुम्हारा कितना आ गया 1 2 3 4। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोडोमेन इक्वल टू क्या हो गया तेरे पास, रेंज। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑन टू। ये चेक करेंगे कि ऑन टू है या इन टू है, ठीक है, याद रखना। लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। हम लोग कितने जानेंगे, ये सब ज़्यादातर जेई एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हम लोग तो कंडीशन देख चुके हैं कि ऑन टू फंक्शन बन सकता है कब, जब ये होगा, इस कंडीशन में बन सकता है। तो मान लो ए लिया, बी लिया, सी लिया, और एक ले लेते हैं 1 2 3। तो हमको बनाना है इसमें ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, समझो ध्यान से, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो कि 3 डिस्टेंस बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, among 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोच लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से देखेंगे हम लोग, कि इसको हमेशा मान लेंगे बॉल, इसको मान लेंगे बॉक्स, ठीक है। तो हम लोग अब करते क्या है कि फर्स्ट बॉल के बारे में अगर सोचा जाए तो फर्स्ट बॉल इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि टोटल कितने पॉसिबल है फंक्शन, ठीक है। तो टोटल
नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखो ए का ऑप्शन कितना है 3, बी का भी ऑप्शन कितना है 3, मतलब क्या है कि ए जो बॉल है वह इस बॉक्स में भी जा सकता है, इस बॉक्स में भी जा सकता है, इस बॉक्स में भी जा सकता है। तो इस बॉल के लिए ऑप्शन कितना हो गया 3। बी बॉल के पास भी कितने ऑप्शन है 3, सी बॉल के पास भी कितना है 3, तो टोटल कितना हो गया 27। तो इस 27 में वो भी केस आ गए होंगे, हो सकता है कि सारा बॉल सर इसमें चला गया हो, या हो सकता है सर सारा बॉल ये दोनों बॉक्स में चला गया हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई बॉल बॉक्स में गया ही नहीं होगा, ये तो केस नहीं होगा। तो इस केस में वो भी आ गया जब दो बॉक्स तेरा क्या हो गया होगा खाली, या ये हुआ होगा एक बॉक्स तुम्हारा खाली हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर बॉक्स मेरा खाली है, अगर बॉक्स मेरा खाली है तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट को छोड़ दे, देखो यहीं पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 लिया और यहाँ पे A B C D ले लिया, देखो तो ये बॉक्स तुम्हारा नहीं खाली हो गया ना, ये बॉक्स तुम्हारा देखो खाली हो गया क्योंकि इसमें कोई भी बॉल गया ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो बॉक्स खाली रह गया उसका मतलब क्या हो जाता है इनटू, इसका मतलब हो गया वो इनटू है ये। ठीक है, तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि इसमें जो 27 जो हुआ है, 27 में से वो सब केस को निकाल दे जो बॉक्स खाली रह गया, मतलब जो जिसमें इनटू बना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब लिखते हैं यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में 27 को माइनस करते हैं। ठीक है, 27 को माइनस करते हैं कि हो सकता है सर इसमें से कोई भी एक बॉक्स खाली रह गया हो। तो इसमें कितने बॉक्स हैं टोटल 3, तो 3 में से कोई एक बॉक्स को मान लो खाली किए। ठीक है, तो खाली कर दिए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स बन ले रहे हैं कि मान लो कि 3 में से कोई एक बॉक्स खाली रह गया, जैसे ये बॉक्स खाली रह गया, इसका नाम है मेरा ए, ये खाली रह गया। तो अब क्या होगा कि मेरे पास तो एलिमेंट कितने हैं, ए है, बी है, सी है। अगर ये बॉक्स तुम्हारा खाली हो गया तो हर ये सब तुम्हारे बॉल है, ये सब तुम्हारे क्या है बॉल है। तो हर बॉल के लिए अब कितने ऑप्शन हो गए 2, ये जो बॉल है इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो ए के लिए भी 2 ऑप्शन, बी के लिए भी 2 ऑप्शन, सी के लिए भी 2 ऑप्शन। तो इसको जो भरने का तरीका हो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर, बताओ। अरे ए के लिए भी 2 ऑप्शन, बी के लिए भी 2 ऑप्शन, तो हर के लिए 2 ही ऑप्शन होते जा रहा है ना। तो टोटल 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा क्यू, है ना, इनटू कर लेंगे तीनों। लेकिन यहाँ से कुछ बातें समझ में आ रही है। देखो जिसको समझ में नहीं आया फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इसमें से कोई भी एक बॉक्स मान लो खाली रह गया होगा, इसमें से एक कम और कन्फ्यूजन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ B1 लिख देते हैं, ये B2 लिख देते हैं और ये B3 लिख देते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे कि B1 बॉक्स मेरा एम्प्टी रह गया होगा, तो बाकी जो है हर बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन हो गया ये। लेकिन इसमें से क्या हो रहा होगा कि अगर मान लो B1 बॉक्स खाली है तो सारा बॉल जो है या तो B2 में जा रहा होगा या B3 में जा रहा होगा। तो 2 टू दी पावर Q का मतलब यही हुआ होगा कि एक केस इसमें ऐसा आया होगा, या तो सारा बॉल इसमें चला गया हो या सारा बॉल इसमें चला गया हो, होगा तो कोई एक।
तो इसमें से क्या हो रहा है कि अगर B1 एम्प्टी रह गया तो इसके दो केस हैं कि सारा बॉल अगर इसमें चला गया होगा तो B2 भी एम्प्टी रह गया होगा या B3 भी एम्प्टी रह गया होगा। तो हम बोल सकते हैं यहीं पे कि यहाँ पे B1 भी एम्प्टी है, B2 भी एम्प्टी है, और इस केस में आ गया B1 और B3। तो एक चीज़ देखा जाए कि अगर B1 को एम्प्टी करके सोचे, खाली करके, तो ये दोनों केस आ गया। तो उसी तरह अगर हम लोग B2 बॉक्स को एम्प्टी रखें तो मेरे पास क्या होगा ऑप्शन, इसको खाली रखें तो B1 और B3 आएगा। अब जो सारा बॉल है मेरे पास ABC, या तो सब इसमें चला जाएगा या तो सब इसमें चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई एक केस हो सकता है कि सारा बॉल जो, क्योंकि देखो ABC भरने का तरीका यहाँ 2 टू दी पावर Q हो जा रहा है, तो हो सकता है कि सर 2 टू दी पावर Q में सारा बॉल इसमें चला गया हो या सारा बॉल इसमें चला गया हो, ठीक है। तो यहाँ फिर से तुम्हारा क्या हो जा रहा है, देखो B2 अगर सारा बॉल इसमें चला गया होगा तो B2 B3 एम्प्टी रह गया होगा, और सारा बॉल अगर B1 में चला गया हो, सॉरी B3 में चला गया हो तो B1 और B2 तुम्हारा एम्प्टी रह गया हो। तो देखो ये केस जो है और ये केस जो है रिपीट करने लगा। बहुत क्लियर फंडा है, देखो फिर से अगर समझ सकते हो। हम इसी केस में B1 बॉक्स लेके चले थे तो मैंने दिखाया कि B1 बॉक्स अगर तुम्हारा खाली है तो भरने का तरीका मेरा 2 टू दी पावर क्यूब हो जा रहा है। तो लेकिन ये 2 टू दी पावर क्यूब में ऐसा भी केस आएंगे, हो सकता है कि सारा बॉल इसमें चला गया हो या सारा बॉल इसमें चला गया हो। अगर सारा बॉल इसमें चला गया हो तो B3 भी खाली रह गया होगा, या सारा बॉल अगर B3 में चला गया हो तो B2 खाली रह गया होगा। इसीलिए B1 एम्प्टी के केस में ये भी दोनों केस पॉसिबल हो गए, ठीक है। और B2 केस जब एम्प्टी रखे तो B2 B3 भी एम्प्टी रहा होगा और B1 B2 भी। तो लेकिन ये केस जो है तुम्हारा देखो ओवरलैप हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस ज़्यादा आ गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है। इसका एक प्रिंसिपल का नाम है इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और फिर इंक्लूजन। अब इंक्लूजन में हम लोग ने क्या करते हैं बताओ, इंक्लूजन में क्या करेंगे, अब इसमें से कोई दो बॉक्स सेलेक्ट करते हैं जो खाली रह गया होगा, तो दो बॉक्स सेलेक्ट किए खाली रह गया होगा, ठीक है। अब इसका भी केस सीखो कि व्हेन 2 बॉक्स आर एम्प्टी। तो सोचो तुम B1 B2 तुम्हारा दोनों खाली रह गया, तो तुम्हारे पास अब एक ही बॉक्स बचता है B3। तो इसमें क्या हुआ होगा, तेरे पास बॉल है मान लो ABC, तो ऑब्वियसली सारा बॉल इसी में चला जाएगा। अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके पास, तो एडजस्ट करके सीधा ये क्या कर देगा 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा क्यू। यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। इसको तुम बॉल के केस में समझ सकते हो। हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, देखो इसको समझो, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या चीज़ है, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि दो सेट लेते हैं, देखो एक सेट ए लिए और एक सेट मान लो क्या लिए बी लिए, ठीक है। एक सेट ए लिए एक सेट बी लिए, तो अगर हम लोग इसका सेट थ्योरी के थ्रू पढ़े तो एन ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ क्या हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंक्लूजन और इसको बोल देंगे हम लोग एक्सक्लूजन, ठीक है। इनको बोलेंगे हम इंक्लूजन, इसको बोलेंगे एक्सक्लूजन, ठीक है। तो इसमें से मेरा क्या निकल के आ रहा है, देखो समझो, इसको समझने की बात क्या है कि अगर दोनों सेट को तुम ज्वाइन कर लिया है तो ये जो तुम्हारा इंटरसेक्शन पार्ट है वो दो बार
रिपीट करिए, है कि नहीं? देखो ध्यान से, एन ए ये हुआ एन ए, ये क्या हुआ एन बी। जब दोनों तुम ऐड किया तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो इसमें 2 बार आ गया, तो रिपीट किया ना, तो उतना एक केस को क्या करना पड़ेगा माइनस। वही हम यहाँ पे भी किए हैं, देखो वही मैंने यहाँ पे भी किया है। देखो जैसे तुम बोला कि सर इसमें से कोई एक बॉक्स खाली रहा होगा, तो कोई एक बॉक्स खाली रह गया, तो मेरा बॉल तो 3 ही है, तो 3 बॉल है, अब बॉक्स बच गया मेरा 2, तो हर बॉल के लिए फिर से 2 ऑप्शन हो गया 2 टू दी पावर क्यू। तो इस 2 टू दी पावर क्यू में क्या हुआ होगा, यह होगा कि एक बॉक्स अगर खाली है तो 2 टू दी पावर क्यू का एक केस ऐसा भी आ सकता है कि हो सकता है कि सर सारा बॉल B2 में चला गया हो, तो B3 उस केस में खाली होगा, तब तुम्हारे पास 2 बॉक्स आ गया ना, B1 B3 यहाँ पे लिखे हैं। फिर तुम्हारा क्या हुआ होगा, हो सकता है कि सारा बॉक्स किस में चला गया, सारा बॉल जो है किस में चला गया होगा B3 में, तो उस केस में B1 B2 खाली रह गया होगा। एक केस आया जब मैंने बॉक्स जो है B1 को खाली रखा, और अगर बॉक्स B2 को खाली रखा था तो क्या हुआ होगा, बॉक्स अगर B2 को मेरा खाली रखे हम, तो फिर से 2 टू दी पावर क्यूब का जो केस है वह हो सकता है कि सारा बॉल, उसमें से एक केस ऐसा भी होगा जो सारा बॉल B1 में चला गया होगा, तो इस केस में फिर ये दोनों खाली रहा होगा। अगर सारा बॉल फिर इसमें चला, ये तो खाली इसमें जाएगा नहीं, अगर हो सकता है सारा बॉल जब इसमें चला गया होगा तो ये दोनों खाली हुआ होगा। तो एनी हमने क्या देखा कि B1 B2 इसमें भी खाली रह जा रहा है, B2 B3 खाली है, तो इस दोनों केस में ही जस्ट देखा। तो कुछ केस ऐसे हैं जो क्या हो रहा है, रिपीट करने लगा, कुछ ज़्यादा आ गया, कुछ वैल्यू इसमें ज़्यादा आ गया है जो हम घटाना चाहते थे, इसीलिए अब हमको एडजस्ट करने के लिए एक्सक्लूजन किए तो इंक्लूजन करेंगे। देखो यहाँ पे भी समझो कि जब तुम्हारा इसमें से ए इंटरसेक्शन बी पार्ट अगर ज़्यादा आ गया, 2 बार आ गया, देखो इसमें से भी आ गया, तो एक बार माइनस करना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे का वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे चेक करना है कि वो 1 1 है या मेनी 1 है। जरूर देखना उस वीडियो को, कि हम लोग पता करेंगे कि कोई फंक्शन 1 1 कैसे हो प्रूफ हुआ या 1 2 कैसे प्रूफ हुआ। और ये मैं डिस्कस किया आज कि कोई भी सेट में कितने एलिमेंट्स रखने से कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं टोटल। ठीक है, कितने फंक्शंस बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो शायद कर सकते हो, फिर इसको एंड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे कि मान लेते हैं, देखो मान लिया कि एक सेट तुम्हारा क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5, और एक सेट में तुम ले लियो मान लो A B C D E और F। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ पे। ठीक है, पहला है फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन। देखो यहाँ से, तो सबसे पहले फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो 1 अगर लिए हैं तो 1 का इमेज जो है बनेगा तो कोई एक, 1 का जो इमेज है बनेगा कोई एक, लेकिन चांसेस कितने हैं बनने के, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का केस कितना हो गया बताओ 6। उसी तरह 2 के केस कितने हो जाएंगे 6। इसी तरह का डॉट 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 करके देखा जाए, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये बताओ, 5 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हो गया 6 टू दी पावर 5। देखो इसके लिए भी 6 केस, 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 बनेगा कोई एक ही, लेकिन चांसेस कितने हैं 6, इसलिए टोटल फंक्शन हो गया 6 टू दी पावर 5। दूसरा क्वेश्चन है इसमें फाइंड 1 1 फंक्शन। तो देखो 1 1 फंक्शन के लिए तो हम कंसेप्ट बताए हैं कि सबसे पहले जितना एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है ये 1 1 बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि इसके एलिमेंट से इसका एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए 1 1 के लिए। फिर से सुनो,
इसका जो एलिमेंट है हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, किसके लिए? 1 1 के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमेशा फिर मेनी 1 बनेगा, हमेशा देखो मेनी 1 बनेगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर सकता हूँ, देखो जैसे 1 2 3 लिया और इसमें 2 ही एलिमेंट अगर लिया, ये कभी भी 1 1 नहीं बन सकता है। अब जैसे इसका अगर एसोसिएट कर लिया तो ये कहाँ जाएगा, ये इसका चलो कर दिए, ये कहाँ जाएगा? तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना फिर। तो फंक्शन भी ध्यान देना है, इसीलिए हमेशा जो है इसका एलिमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए 1 1 होल के लिए। तो इसमें तो ज़्यादा है तो बन सकता है। तो फिर कैसे सोचना है कि इस बी में एलिमेंट्स को सिलेक्शन करना होगा। कितना सिलेक्शन करना होगा? जितना है इसमें कितना है 5, तो इसे 5 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 C 5। ठीक है, अगर मान लो तेरे पास पांचों एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे कोई भी पांचों एलिमेंट्स आ गए तो उसका फिर अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो उसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ये बात को मैंने यहाँ समझाया है, देखो उसका अरेंजमेंट का क्या मतलब है मैंने यहाँ पे समझाया है। देखो ये केस यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो इसका केस समझाया है मैंने, ठीक है। चलो ये आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ से, फाइंड नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन। तो मेनी 1 फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन माइनस क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो 6⁵ माइनस क्या हो जाएगा 6C5 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। चौथा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो फाइंड ऑन टू फंक्शन तुम्हारा क्या हो सकता है इसमें बताओ। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए पढ़े हैं कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ये। ठीक है, और 1 1 के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है तुम्हारा 1 2 3 4 5, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो ऑन टू फंक्शंस बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कितने फंक्शन बनेंगे तब तुम्हारा इंटू। तो अगर कोई तुमसे पूछे फाइंड इंटू फंक्शन तो सब तो तुम्हारा इंटू ही बनेगा, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 6⁵ ये हो जाएगा तेरा आंसर। ठीक है।